देखिएगा अब हम नेक्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है आइलर्स मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइलर्स मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे कि पिकार्ड्स मेथड में थी। ये है इनिशियल कंडीशन बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ये इनिशियल कंडीशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy upon dx is equal to function of x, y। इनिशियल कंडीशन बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट से रिप्रेजेंट हो रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन है dy upon dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे पिकार्ड्स मेथड करेंगे, लेकिन पिकार्ड्स मेथड में क्या है, वेरिएबल x पड़ा हुआ था, यहाँ x भी हट जाएगा। अब ये आ जाता है यहाँ से dy इक्वल टू हो जाता है फंक्शन ऑफ x, y dx हो जाता है। अब यहाँ से dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y dx है। अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इधर इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, y dx। इधर लिमिट डाल दीजिएगा y0 से y1 और इधर लिमिट डाल दीजिएगा x0 से x1। और ध्यान रखिएगा x1 का मतलब x0 प्लस h है। x1, x2, x3 जो है इस चैप्टर में उसी तरह से चलेंगे जैसे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में चल रहे थे। x1 की वैल्यू x0 प्लस h हो जाएगी, x2 की वैल्यू x0 प्लस 2h हो जाएगी, x3 की वैल्यू x0 प्लस 3h हो जाएगी। और आप इसी तरह से जो है आगे बढ़ते रहिएगा। और x1 पे जो वैल्यू y की होगी वो y1 कहलाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है y1 माइनस y0, इधर हो जाता है इंटीग्रेशन x0 से x1 फंक्शन ऑफ x, y dx। अब राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x, y है। इस समय ये वेरिएबल क्वांटिटी है। अब वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्लेस करा जा रहा है कांस्टेंट क्वांटिटी में, सही है ना। अब जब यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तो हट चुकी है, उसकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यू लाई जा रही है। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें एरर होगी, ठीक है ना। इसे एरर हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है ई रिप्लेस फंक्शन ऑफ x, y विद फंक्शन ऑफ x0, y0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंक्शन x, y, x और y आपके वेरिएबल हैं। x0 और y0 आपकी इनिशियल कंडीशन है। x0 भी कांस्टेंट होगा, y0 भी कांस्टेंट होगा, तो ये वैल्यू आप कांस्टेंट रखी जा रही है। तो यहाँ y1 इक्वल टू y0 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा आपका फंक्शन ऑफ x0, y0 और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा x0 और x1 चल रहा है, x1 की वैल्यू डाल दीजिएगा x0 प्लस h और dx और प्लस लिख दीजिएगा e। ये ध्यान रखिएगा e जो है यहाँ पर वो एरर है, वेयर e is error due to approximation। जो e है वो एरर है ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन एंड इज कॉल्ड ट्रंकेटेड एरर। अब हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया है फंक्शन ऑफ x0, y0 से, तो ये हमारी गलती हुई। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो y1 की जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं उसमें एरर जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। और ऐसी एरर को ट्रंकेशन एरर कहते हैं जो अप्रोक्सीमेशन की वजह से पैदा हुई है। अब इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग द एरर। इस एरर को नेगलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका फार्मूला बन जाता है y1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट जब रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x0 कट जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू फार्मूला बन जाता है y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0। ये ध्यान देखिएगा, ये y1 की वैल्यू निकालते हैं। अब ये ध्यान देखिएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल जाती है आइलर मेथड से, ये वैल्यू जो है बिल्कुल इनकरेक्ट होती है। और देखिएगा आज तक कभी भी आइलर्स मेथड पूछा भी नहीं गया है। आइलर्स मेथड के बाद मॉडिफाइड आइलर्स मेथड होता है। तो जब मॉडिफाइड आइलर्स मेथड अप्लाई करते हैं तो वो आइलर्स मेथड की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये y1 की वैल्यू आ गई है। अब नीचे वाला एक नंबर अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो जो है आपकी वैल्यू जो है वो y2 की आ जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली अगर y2 लिखेंगे आप
तो y2 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1। अगर y3 आप लिखते हैं तो ये हो जाता है y2 प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2। यानी कि ये मेथड ये कहता है कि पीछे वाले वैल्यू को निकाल दीजिए रखिएगा और आगे वाली वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिएगा डॉट डॉट। इस तरह से आपका फार्मूला प्राप्त हो जाता है y1 प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn। अब इस तरह से फार्मूला जो है आपका तैयार हो जाता है। आइलस मेथड कोई बढ़िया मेथड नहीं है, इसका रिजल्ट जो है कभी भी एक्यूरेसी को प्राप्त नहीं करता है, ये रिजल्ट इनएक्यूरेट होते हैं। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन जो है इसका आता भी नहीं है एग्जाम में, पहले स्टेप में रिजल्ट आ जाता है। अब देखिएगा इसका एक क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यूज आइलर्स मेथड टू फाइंड y1। y के आगे ब्रैकेट में 1 पड़ा हुआ है ना, तो y के आगे ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो x की है। तो x इक्वल टू 1 पर आपसे वैल्यू पूछी जा रही है y इक्वल टू 1 की, यानी कि जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 1 रखी जाएगी। अब dy अपॉन dx की वैल्यू है माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स, y0 इक्वल टू 2 है। अब यहाँ देखिएगा x0 की जो वैल्यू है वो 0 है और y0 की वैल्यू 2 है। टेक h इक्वल टू 0.1, h की जो वैल्यू है वो 0.1 है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1। अब x0 की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, अब उसमें h की जो वैल्यू है वो 0.1 है, तो x1 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। इस तरह से जो है आपका फिर जब वैल्यू 1 आ जाएगी तो आपकी वैल्यू आपकी ज्ञात हो जाएगी, बीच की वैल्यू आपकी गायब हो जाएंगी और लास्ट वाली वैल्यू जो है आपका आंसर बन जाएगी। अब देखिएगा x0, अब यहाँ देखिएगा आप यहाँ से यह इनिशियल कंडीशन है, ये यहाँ से आइएगा। अब जो इनिशियल कंडीशन आपको लिखाई गई थी वो y(x0) इक्वल टू y0 लिखाई गई थी। अब x0 इक्वल टू हमारा 0 है और y0 इक्वल टू 2 है। ये वैल्यू x0 की हो गई और ये वैल्यू जो है y0 की हो गई। अब यहाँ देखिएगा h इक्वल टू है 0.1, h की वैल्यू 0.1 है। अब यहाँ पर x1 इक्वल टू हो जाएगा x0 प्लस h, ये 0.1 आ जाएगा। x2 इक्वल टू x0 प्लस 2h, 0.2 हो जाएगा। x3 इक्वल टू x0 प्लस 3h, ये 0.3 हो जाएगा। x4 इक्वल टू x0 प्लस 4h, ये 0.4 हो जाएगा। x5 इक्वल टू x0 प्लस 5h, ये 0.5 हो जाएगा। x6 की वैल्यू x0 प्लस 6h, ये 0.6 हो जाएगा। x7 x0 प्लस 7h हो जाएगा, ये 0.7 बनेगा। x8 x0 प्लस 8h, 0.8 बनेगा। x9 x0 प्लस 9h, 0.9 बनेगा। x10 x0 प्लस 10h इक्वल टू वैल्यू 1 बनेगी। अब देखिएगा जो x की वैल्यू 1 बनी है वो बनी है x10 पर, और x10 पर जो y की वैल्यू निकल करके आती है वो y10 निकल करके आती है ना, ठीक है। तो आपको जो फार्मूला आपको जो क्वेश्चन करना है उसमें आपसे y10 की वैल्यू पूछी गई है, जो y की वैल्यू कहलाएगी एट x इक्वल टू 1 पर। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा चूँकि आज जो आपका dy अपॉन dx था, dy अपॉन dx इक्वल टू है माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो गई फंक्शन ऑफ x कॉमा y की। अब आप अप्रॉक्सीमेशन लेना शुरू करिएगा। y1 इक्वल टू फार्मूला था y0 प्लस एच एफ x0 कॉमा y0। y1 की वैल्यू आपकी y0 प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ y0 प्लस x0 y0 है। अब यहाँ देखिएगा y0 प्लस एच फंक्शन ऑफ xy की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ माइनस बन जाएगा माइनस y0 अपॉन 1 प्लस x0। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से x0 y0 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो y0 की वैल्यू देख लीजिएगा। y0 की वैल्यू आपकी 2 है, 2 हो जाएगा माइनस ये 0.1 हो जाएगा। y0 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी अपॉन 1 प्लस x0 हो जाएगा। x0 की वैल्यू आपके पास 0 है, ये देखिएगा x0 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो ये हो जाता है आपका 2 माइनस 0.2, यानी कि वैल्यू आ जाती है 1.8।
तो आपके पास y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा, y2 इक्वल टू, अब एक एक नंबर यहाँ पर नीचे बढ़ाते चलिएगा, y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1, फिर वैल्यू रख दीजिएगा y1 माइनस एच y1 अपॉन 1 प्लस x1। y1 की वैल्यू देख लीजिएगा, अभी आपने निकाली है 1.8, ये हो जाता है माइनस का 0.1 इंटू 1.8 और x1 की वैल्यू 0.1 है, तो ये हो जाता है आपका 1.1। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये वैल्यू आपकी y2 की हो जाएगी। इसी तरह से y3 इक्वल टू y2 प्लस एच एफ x2 कॉमा y2, यानी कि y2 माइनस एच y2 अपॉन 1 प्लस x2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसी प्रोसीजर को आप बार बार जो है रिपीट करते चले जाते हैं, तो आप ये बीच वाला फार्मूला लिखना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है आपकी बार बार रिपीट होती चली जाएगी। y4 की वैल्यू में बन जाएगा, सीधे यहीं से वैल्यू निकाल लीजिएगा, y3 माइनस एच y3 1 प्लस x3, y5 इक्वल टू हो जाएगा y4 माइनस एच y4 1 प्लस x4, y6 इक्वल टू हो जाएगा y5 माइनस एच y5 अपॉन 1 प्लस x5, ये वैल्यू आ जाती है। y7 इक्वल टू y6 माइनस एच y6 1 अपॉन 1 प्लस x6, ये y7 आ जाएगा। y8 इक्वल टू y7 माइनस एच y7 1 प्लस x7, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। फिर y9 इक्वल टू y8 माइनस एच y8 अपॉन 1 प्लस x8, ये आपकी y9 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा लास्ट स्टेप आ चुका है, y10 इक्वल टू y9 माइनस एच y9 1 प्लस x y9, ठीक है ना। अब देखिएगा कैलकुलेशन करते करते कहाँ तक आ गए हम, y10 तक अब हम आ चुके हैं, सही है ना, y10 तक हम आ चुके हैं। और y10, अब यहाँ देखिएगा x10 की वैल्यू क्या है 1, अब ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी ये आपका आंसर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा y10 इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी x10 इक्वल टू 1 पर बन जाएगी, या आप ऐसे लिख देंगे y इक्वल टू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एट x इक्वल टू 1, और इस तरह से आपकी y की वैल्यू जो है वो एट x इक्वल टू 1 पर प्राप्त हो जाती है। तो घटिया मेथड आपने देखा, एक ही चीज़ को आप 10 बार आपने रिपीट करा और वैल्यू आप रखते चले जाते हैं और कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाते हैं। इस तरह से आपका जो आइलर्स मेथड है उसका कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है, अभी आपको बताया गया था कि जो आइलर्स मेथड होता है उससे जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। अब उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम करेक्ट करने जा रहे हैं, तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड यूज़ करते हैं। सारी कंडीशंस वैसी की वैसे ही हैं, तो जो इनिशियल कंडीशन है वो भी वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी वही है, बस आइलर्स मेथड से जो आपकी वैल्यू आ रही होगी। हम मॉडिफाइड आइलर्स मेथड में क्या होता है, आइलर्स मेथड से जो वैल्यू आती है वो इनकरेक्ट होती है और उसे एक्यूरेसी की तरफ जो है बढ़ाते चले जाते हैं। आप देखिएगा ये है, सबसे पहले आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 विद आइलर्स मेथड। सबसे पहले तो आप आइलर्स मेथड लगाएंगे, आइलर्स मेथड से जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ले लेंगे, इस तरह से आता है। अभी तक हम लिख रहे थे y1 इक्वल टू y0 प्लस x0 y0 लिख रहे थे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये y1 की वैल्यू है, अब इसे पहला अप्रोक्सीमेशन निकालने जा रहे हैं, तो ऊपर 1 डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा, ऊपर 1 डाल दीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा आपके y1 के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ चुकी है। मॉडिफाइड आइलर मेथड ये कहता है कि आप ये वाली जो वैल्यू है उसे उठाइएगा और जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है उसे उठाइएगा और उनका मीन ले लीजिएगा, यानी कि जहाँ पर फंक्शन ऑफ x0 y0 पड़ा हुआ है
अब जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा उस नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में फंक्शन ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट जब आप लेंगे तो x नॉट कॉमा वाई नॉट से अगली वाली जो वैल्यू होगी फंक्शन पर वो x1 कॉमा y1 होगी और उस y1 की जगह फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो ये उसका मीन आ जाएगा जो एक्यूरेसी की तरफ आपको धीरे धीरे लेता जाएगा। अब इस वैल्यू को हटा करके वो वैल्यू डाल दीजिएगा। अब ये हो जाता है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y1 इज, अब आप ऐसे लिखेंगे यहाँ y1 2 लिखेंगे, y0 ऐसा कैसे रहेगा और यहाँ लिख देंगे h/2 फंक्शन ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ यहाँ हो जाएगा x1 कॉमा y1 1 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। फिर आप थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं y1 का। अब आप ये करिएगा, यहाँ y1 3 करिएगा, y0 एज इट इज रहेगा h/2 फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस यहाँ फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 2 डाल दीजिएगा। तो देखिएगा ये y1 1 था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसे हटा करके सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन डाल दिया गया है। फिर उसी तरह से फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y1 लीजिएगा, तो ये हो जाता है y1 4 इक्वल टू y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 3। इसी तरह से आप प्रोसेस को आप अप्लाई करते चले जाइएगा। जब इस प्रोसेस को आप इसी तरह से अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना, जब इस प्रोसेस को इस तरह से आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई सी भी दो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी और जहाँ भी दो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी वहाँ पर ही जो है आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाइएगा। ऐसे ही आप देखिएगा ये तो y1 के लिए अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकली है। अगर आप y2 के लिए अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी वैल्यू को दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। आप देखिएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y2। आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे का नंबर बढ़ाकर चलूँगा। यहाँ देखिएगा ये y2 1 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा प्लस x1 कॉमा y1 हो जाएगा। अब इधर वाली टेबल देखते रहना, इधर वाली टेबल देखते रहना। आप ये महसूस करेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार लिखा जा रहा है, बस नीचे के जो सफिक्स के नंबर्स हैं उनमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब फिर हम लिखते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y2। यहाँ y2 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा y0 की जगह y1 हो जाएगा प्लस h/2 हो जाएगा। नीचे के नंबर बढ़ाते चलिएगा। यहाँ फंक्शन ऑफ हो जाएगा x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 1। ये आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया। इसी तरह से थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जब आप लेने जाएंगे तो आप कर देंगे y3 1 इक्वल टू y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2 2। और इसी तरह से प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते चले जाइएगा जब तक कि दो वैल्यू आपकी एक्यूरेसी तक सेम रिजल्ट ना दे दें और उसके बाद आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आइएगा इसका एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड का। गिवन दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू log bc x प्लस वाई है और dy अपॉन dx को आपको सिखाया गया था कि वो फंक्शन ऑफ x y है। आंसर में जो फंक्शन ऑफ x कॉमा y है वो आपका log bc x प्लस वाई। ये ध्यान रखिएगा जब कैलकुलेटर में आप log bc के लिए वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप ln वाला बटन प्रेस करिएगा। ln वाला जो बटन होता है वो log bc पर वैल्यू देता है। या आपकी फंक्शन ऑफ x y की वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। अब देखिएगा विद द इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। जो इनिशियल कंडीशन है उसमें y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 और इनिशियल वाली जो वैल्यू है वो x की वैल्यू x0 कहलाती है और y की वैल्यू y0 कहलाती है। तो x0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। x0 की वैल्यू 0 हो गई है और y0 की वैल्यू 1 हो गई है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये बहुत लंबा है। अब आपसे क्या कह रहा है वो फाइंड y फॉर x इक्वल टू 0.2। x इक्वल टू 0.2 पर जाकर के आप y की वैल्यू निकालेंगे एंड x इक्वल टू 0.5। x इक्वल टू 0.5 पर जाकर के आप y की वैल्यू निकालेंगे बाई यूजिंग आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। आइलर्स मॉडिफाइड मेथड का यूज़ करके इन वैल्यू को आपको निकालना है। अब देखिएगा क्वेश्चन में अगर इंटरवल दिया होता है
अगर क्वेश्चन में इंटरवल दिया होता है तो h तो वही लेना जरूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया गया है तो ठीक है, तो h की वैल्यू आप अपने पास से डिसाइड करने जा रहे हैं। अब h की वैल्यू डिसाइड करने के लिए अब आप ये सोचिएगा, अगर मैं h की वैल्यू 0.1 लेता हूँ तो स्टार्टिंग मेरी 0 से हो रही है, ये x0 की वैल्यू मेरी 0 है, जब आगे वैल्यू लेने जाऊँगा तो h जुड़ता चलेगा, तो 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा और 0.5 आएगा। यानी कि सबसे पहले x0 पर वैल्यू गिवन है तो वो y0 कहलाएगी, फिर y1 आ जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, फिर y3 हो जाएगा, फिर y5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मेरे से 2 पर वैल्यू पूछी है तो एक तो 0.2 और एक 0.5, और ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, ये 2 वैल्यू हमारी निकालनी है, बाकी हमारी वैल्यू बेकार है। बीच की जो वैल्यू निकलेंगी वो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन बीच की वैल्यू हमारी बेकार हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि मुझे y2 चाहिए और y5 चाहिए। अब देखिएगा कोई स्टूडेंट, अगर मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट कहता है कि सर जी आप h = 0.2 ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वो h = 0.2 लेता है तो सबसे पहले x0 की वैल्यू 0 होगी, 0.2 आएगा, फिर 0.4 आएगा, 0.6 आएगा, 0.8 आएगा। देखिएगा कोई स्टूडेंट अगर h = 0.2 लेकर के चलता है, h = 0.2 लेकर के चलता है तो जी x0 के बाद जो x1 की वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी, तो उसका y1 आ चुका होगा। लेकिन देखिएगा 0.4 के बाद सीधे सीधे क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, लेकिन आपको वैल्यू पूछी गई है 0.5 की, यानी कि 0.2 लेकर के अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो x = 0.2 पर तो वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन 0.5 पर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं सवाल में h = 0.1 लेने वाला हूँ, h = मैं 0.1 लेने वाला हूँ, और 2 मेरे आंसर होंगे, एक तो y2 वाला मेरा आंसर होगा और एक आंसर होगा मेरा y5 वाला, ठीक है ना। ये 2 मेरे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं लेट h = 0.1, तो x0 की वैल्यू 0 है, x1 = x0 + h हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, x2 = हो जाएगा x0 + 2h, तो ये 0.2 आ जाएगा, x3 की वैल्यू हो जाएगी x0 + 3h, ये 0.3 हो जाएगा, x4 की वैल्यू x0 + 4h हो जाएगी, ये 0.4 हो जाएगा, x5 की वैल्यू x0 + 5h हो जाएगी, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। इस तरह से जो वैल्यू है आपकी x1 x2 x3 डॉट डॉट, इनकी वैल्यू जो है आपके पास आती चली जाती हैं। अब ये आपके पास वैल्यू आती चली जाती हैं, सही है। सबसे पहले आप अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालिएगा, और ध्यान रखिएगा जब कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद जो है आपको उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने में कम से कम 2 या 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जब तक कि वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर जाती। अब यहाँ से देखिएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप सबसे पहले लगाइएगा बाय आयलर्स मेथड। बाय आयलर्स मेथड से पहली अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना है y11 = y0 + hf x0 y0। फंक्शन ऑफ x y की वैल्यू देख लीजिएगा, log बेस ऑफ x + y है, तो ये हो जाता है y0 + h log बेस e x0 + y0। यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो आ जाती है, सही है। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हो जाती है। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आयलर्स मेथड से निकल चुका है। आप क्या करेंगे, आप बाय मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, अब आप मॉडिफाइड आयलर्स मेथड लगाने जा रहे हैं। अब ये आप लेंगे y12, अब आप ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेने जा रहे हैं y1 की। y1 = y0 एज इट इज रहेगा प्लस h/2 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x0, y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1, y1 1। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, फंक्शन ऑफ x y की वैल्यू रख दीजिएगा, तो y12 = y0 प्लस h/2 log बेसी x0 प्लस y0 प्लस log बेसी x1 प्लस y1 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर x0 की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, x1 की वैल्यू 0.1 रख दीजिएगा, y0 की वैल्यू आपके पास 1 है, ये 1 रख दीजिएगा, यानी कि जैसे y0 की वैल्यू आपके पास 1 है तो ये हो जाता है 1.1 log बेस की 0 + 1, 0 + 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा log y0 की वैल्यू है, x0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वैल्यू वापस आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब y0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगा, h/2 आ जाएगा, 0.1/2 आ जाएगा,
लॉग बेस ई आ जाएगा 0 प्लस 1 बन जाएगा, प्लस लॉग बेस ई यहाँ 0.1 बन जाएगा और यहाँ प्लस 1 बन जाएगा। सही है ना। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, ये वाली वैल्यू फिर 0 में चली जाएगी। अब ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आपका आ जाएगा। जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है गारंटी के साथ वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से मैच नहीं करेगा। और आप इन वाले क्वेश्चन को करते समय बार बार फार्मूला लिखने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। अब आपको पता ही चल चुका है कि जब नेक्स्ट वाला स्टेप लगाने जाते हैं तो पहले वाले स्टेप में एक नंबर नीचे का सफिक्स का इंक्रीज कर देते हैं। अब ये सीधे आप ये वाला फार्मूला छोड़ दीजिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लिखेंगे आप सीधे सीधे। जब y1 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा y0 प्लस h/2 लॉग बेसी x0 प्लस y0 प्लस लॉग बेसी x1 प्लस y12। अब यहाँ पर आप सेकंड अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू निकाल देंगे। ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। यहाँ सेकंड जो भी वैल्यू है सेकंड अप्रॉक्सीमेशन वाली होगी वो वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। फिर उसके बाद आप y1 4 निकालेंगे तो y0 प्लस h/2 लॉग बेस ई x0 प्लस y0 प्लस लॉग बेस ई x1 प्लस y13, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा ये फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन है। अगर फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू सही आ जाती है, दो वैल्यू अगर मैच कर जाती हैं आपकी डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो आप वहीं रुक जाइएगा, आपका आंसर आ चुका है। और सपोज कर लीजिएगा अगर ये मैच नहीं कर रही है तो एक अप्रॉक्सीमेशन और लगा दीजिएगा। ये बहुत लंबा सवाल है जो मैं कर रहा हूँ इस समय, जिसे मैं अभी बीच में ही छोड़ दूंगा 2 स्टेप बताने के बाद। अब यहाँ देखिएगा x1 y1 3 हो चुका है। अब यहाँ पर जब आपकी वैल्यू मैच कर जाएगी, सपोज कर लीजिएगा इसी तरह से प्रोसेस करने जाए। सपोज कर लीजिएगा दो वैल्यू जो है वो मैच कर जाती हैं, तो जो वैल्यू मैच कर जाएगी वो y1 की वैल्यू बन जाएगी 10। y1 इक्वल टू जो भी वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी एट x इक्वल टू 0.1। ये y की वैल्यू बन चुकी है आपकी, y1 आ चुका है। यानी कि जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू y1 कहलाती है। तो ये आपका y1 जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, y1 आ गया। लेकिन आपको y1 नहीं निकालना था, आपको निकालना था एक तो y2 निकालना था और एक निकालना था y5। अब जितना ये क्वेश्चन बोर्ड पर हो रहा है उसे आप 4 बार और करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है, इन वाले क्वेश्चंस में लंबे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें एक फ़ायदा होता है कि अगर आप एक बार एक वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके बाद कैलकुलेटर में आपको हाथ स्पीडली चलाना होता है। आप देखिएगा बाई, फिर दोबारा से आप ये लाइन लिखेंगे बाई आइलर्स मेथड। अब यहाँ पर आप सफिक्स में 2 कर देंगे, यहाँ y1 कर देंगे, यहाँ x1 कर देंगे और यहाँ y1 कर देंगे। यहाँ y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइलर्स मेथड से आप y2 का पहला अप्रॉक्सीमेशन जो है वो निकाल चुके हैं। फिर आप लगाएंगे बाई मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो जो वैल्यू आपको लिखनी होती है पीछे से आंख बंद करके एक एक नंबर बढ़ाते चलिएगा। ये सफिक्स में 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा और यहाँ y2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी होंगी, है ना, ये तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी होंगी। अब फिर उसके बाद फिर y2 3, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जरूरत पड़ती है तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में चलिएगा, y2 4, ये y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इधर x2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिएगा या तो y2 3 y2 4 मैच कर जाएंगे, अगर नहीं मैच कर जाते हैं तो y2 5 और निकाल लीजिएगा। और जब दो वैल्यू मैच कर जाएंगे देन आप लिखेंगे y2 इक्वल टू और x2 इक्वल टू 0.2। ये आपका पहला आंसर आ चुका होगा, क्योंकि आपसे y की वैल्यू पूछी गई थी x इक्वल टू 0.2 पर, तो ये आपका पहला आंसर आ चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो पहला आंसर आया है और अभी किस पर वैल्यू निकालनी है, 0.5 पर। और 0.5 जो वैल्यू है वो x5 की है, यानी कि अगला आंसर आपको y5 देना है। और जब ये अभी तक कहाँ पहुँचे हैं आप, y2 तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। अब बाई आइलर्स मेथड, अब फिर इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट कर दीजिएगा। नीचे का नंबर वहाँ नहीं सुनते, y3 1 कर दीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ x2 कर दीजिएगा और यहाँ y2 कर दीजिएगा। और फिर नई वैल्यू जो है इसी तरह से प्रोसीजर करते चले जाइएगा। फिर y3 निकलेगा, सही है।
फिर y3 निकलेगा और फिर y4 निकलेगा और फिर y5 निकलेगा। जब y5 आ जाएगा तो आपका दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। पहला आंसर तो ये आ चुका है और यानी कि आपको दो आंसर देने हैं, यानी कि जो आपके आंसर है एक तो है y2 और एक आंसर है y5। तो आपसे ये दो वैल्यू पूछी है उसने y2 और y5 की, ठीक है ना। तो y2 और y5 की दो वैल्यू है। जानबूझ करके ये सवाल इतना बड़ा बताया गया है। अगर बड़ा सवाल हम करते हैं तो छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस जो है वो आसानी से हो जाती है। अब मॉडिफाइड आइलर्स मेथड और आइलर्स मेथड के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आइलर्स मेथड के तो एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा काफ़ी है, क्योंकि आइलर्स मेथड जो है जब आप मॉडिफाइड आइलर्स मेथड लगा रहे होते हैं तो आइलर्स मेथड उसमें बीच में एप्लीकेबल होता ही होता है। तो आइलर्स मेथड के ज़्यादा से दो सवाल करिएगा, बाकी जो सवाल आप करेंगे वो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड के करेंगे, ठीक है। आइलर्स मेथड तो कोर्स मतलब एग्जाम में आता ही नहीं है, मॉडिफाइड फिर भी ठीक है क्योंकि आपको एक्यूरेट वैल्यू प्रदान कर जाता है।